सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर के आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है और सीएम धामी कपकोट के पौसारी गांव पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने आपदा से हुए नुकसान की निरीक्षण को कर आपदा राहत बचाव कार्य को भी देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में शनिवार को सीएम धामी ने बागेश्वर का दौरा किया। पौसारी गांव और इसके आसपास के गांवों में जो आपदा से प्रभावित हुए और लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं उसमें विस्थापन भी एक है और हम लोग इसके लिए पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन से 2 और नई झील बनने से चिंताएं बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड होने से तेलगाड़ का मुहाना बंद हो गया है। इसकी वजह से 2 छोटी झील बन गई हैं। शुक्रवार को ड्रोन सर्वे में इसका खुलासा हुआ। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन खराब मौसम बाधा बन रहा है। हालांकि इन झीलों का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये भविष्य में खतरे का कारण बन सकती हैं। उत्तरकाशी में हुई मूसलाधार बारिश ने यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर कब्जा खरादी के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। खरादी के ऊपरी हिस्से में हो रहे भूस्खलन और गहराती दरारों के कारण क्षेत्र के कई होटलों, होमस्टे और आवासीय भवनों पर बड़ा खतरा मंडराने लग गया है। यहां पर उपला खरादी क्षेत्र में यमुना नदी के कटाव से जमीन तेजी से बह रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो पूरा क्षेत्र बड़ी आपदा की चपेट में आ सकता है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत और सुरक्षा काम शुरू करने की मांग की है। कि अभी वर्तमान समय में जो बची खुशी बस्ती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाना चाहिए, ताकि जो है जो अवशेष जो बस्ती है उसको बचाया जा सके और ताकि लोगों का जो व्यवसाय है तो उसी पर कई सारे लोग उस पर डिपेंड है। उत्तरकाशी से खबर है, यहाँ पर बड़कोट में नौगांव के पास गदेरे ने कहर बरपाया है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिन में गदेरा उफान पर आने से बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई है। यहाँ कई जगहों पर अचानक गदेरे का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पर देवलसारी खड्ड इलाके में एक मकान मलबे की चपेट में आ गया। हालांकि दिन का मामला होने के चलते लोग घर से निकल आए और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत का कार्य चला रही है। चमोली के थराली में बीते दिनों आई आपदा से पैदल रास्ते तबाह हो गए, जिसके बाद लोग अब जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। पैदल रास्तों को ठीक करने के लिए लगाई गई जेसीबी मशीनों की मदद से लोग नदी को पार कर रहे हैं, जो जोखिम भरा है काफ़ी। लेकिन नदी पर पुल टूटने से लोग खतरनाक आवाजाही करने को मजबूर हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, यहां सीनियर बीजेपी विधायक बंशीधर भगत कोतवाली के आगे धरने पर बैठ गए। बीजेपी पार्षद के पुलिस उत्पीड़न पर बंशीधर भगत नाराज हैं और धरने पर बैठ गए हैं। भगत के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए। भगत को मनाने नैनीताल के एसएसपी पीएन मीणा पहुंचे हैं। हालांकि पूरी तरह से भगत संतुष्ट नहीं हैं। मीणा पर इससे पहले कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे और नैनीताल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता इलाके से लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक यहां पर एक यूपी के रहने वाले मुसलमान लड़के ने पहले शादी.com में हिंदू नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई और उसके बाद एक हिंदू लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन शादी के बाद दहेज में कैश गाड़ी की मांग करने लग गया।
जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो लड़की ने पुलिस के पास दहेज की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि जिस लड़के से हिंदू लड़की ने मनीष चौधरी समझकर शादी की है, असल में वो मेरठ का रहने वाला मोनीश खान है। दोनों की शादी 11 दिसंबर 2024 को नानक मत्ता के प्रेम पैलेस में हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक हुई। पुलिस ने मोनीश खान को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों और सहयोगियों ने रानीपुर मोड़ से डॉक्टर के घर में चल रहे निजी अस्पताल पर जमकर हंगामा काटा। सिडकुल के एक कंपनी के कर्मचारी श्रीचंद शर्मा का प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत सर्जन डॉक्टर संतोष विरमानी से इलाज चल रहा था और परिजनों का कहना है कि डॉक्टर विरमानी ने कम खर्च का झांसा देकर परिजनों से मरीज को अपने निजी अस्पताल में भर्ती कर ऑपरेशन करने का झांसा दिया। इसके बाद परिजनों ने उसे डॉक्टर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के हाथ में चोट का ऑपरेशन होना था और शुक्रवार देर रात अचानक उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज के कारण मरीज की मौत हुई। परिजनों के हंगामे पर प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। देखो, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक, ये तो हर किसी का ही हो जाए। इसलिए सर मुझे आज वो उसके FIR चाहिए, उसका अरेस्ट वारंट चाहिए, गिरफ्तारी वो होनी चाहिए सर। 302 का क्योंकि उसने हत्या करी सर, उसने जानबूझ। क्योंकि अगर बंदे को कोई भी दिक्कत होती तो मैं ये बोलता कि वो हो गया, बाकी सर वो मुआवजा भरेगा। क्योंकि जो बच्चे हैं सर वो किसके सारे हुए, 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए उसका। घर वालों का आरोप है कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण शायद उस व्यक्ति की डेथ हो गई। यही किसी पास की कंपनी में वो काम करते थे। तो प्रथम दृष्टया हॉस्पिटल की और उसके प्रबंधक की लापरवाही को देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया है। परिवारजनों की और अन्य लोगों की कुछ और डिमांड्स हैं। FIR होनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर भी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल के नगारी गांव भवाली में कलयुगी बेटे पिता की हत्या कर चुका है और बेटे ने लाठी डंडे से पीटकर पिता को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि बेटे सचिन ने पिता राजकुमार से पैसे की मांग की, लेकिन पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि बेटा सचिन नशे का आदी था। इसके बाद सचिन ने आपा खोल लिया और लाठी डंडों से पीटकर पिता की हत्या कर दी। घर में रहते थे, दोनों शराब पीने के आदी थे। आज शराब पीकर दोनों बीच में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में बेटे के द्वारा डंडे से पीटकर अपने पिताजी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे पहुंची है, इसमें फॉरेंसिक की टीम है और सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। शिवालिक नगर चौक से गैस प्लांट तक BHEL की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा। इस दौरान तमाम दुकानों, शोरूम और होटल मालिकों की ओर से किए गए पक्के निर्माण को JCB मशीन से ध्वस्त किया गया। SDM जितेंद्र कुमार की अगुवाई में हुई कार्रवाई में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। SDM ने कहा है कि भेल की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस दिए गए थे। तय समय पर अतिक्रमण न हटाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। हल्द्वानी से खबर, यहां चलती कार आग का गोला बन गई है। निजी अस्पताल के डॉक्टर गौरव सिंघल की ये कार थी, इसमें चलते चलते ही आग लग गई। मेडिकल कॉलेज के पास हुई घटना के तुरंत बाद डॉक्टर गौरव किसी तरह से कार से बाहर निकले और फायर ब्रिगेड को बुलाया। हालांकि इस दौरान कार में आग काफ़ी ज़्यादा भड़क गई और आग में कार बहुत ज़्यादा जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह बताया जा रहा है। देहरादून से कथियान जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। हालांकि बड़ा हादसा टल गया और बस ड्राइवर की सूझबूझ से 18 यात्रियों की जान बच गई। बस चक्राता से पहले जंगलात बैरियर के पास मलबे को क्रॉस कर रही थी। इसी दौरान बस का पिछला टायर रोड से नीचे चला गया। बेकाबू हुई बस को ड्राइवर ने बमुश्किल काबू में लिया और सभी की जान बचाई। बाद में बस को JCB की मदद से निकाला गया है और बस को सेफली आगे के लिए रवाना किया गया। देहरादून में जनजाति कल्याण विभाग के कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय आश्रम पद्धति विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर दिए।
इस दौरान सीएम ने 15 करोड़ की लागत की विभिन्न योजनाओं का भी लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल में 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। साथ ही सख्त नकल विरोधी कानून आने से योगी युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रदेशवासियों ने हमारी सर पर हाथ रखा, हमारी पीठ पर हाथ रखा। हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी, नकल का कानून भी हम लेकर आए और वो नकल का कानून पूरे देश के अंदर सबसे सख्त नकल कानूनों में से एक है। उसी का परिणाम हुआ कि आज जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। अब कोई पेन ड्राइव से नकल नहीं होती है। खबर रुद्रपुर से, जहां पर कांग्रेसियों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा की तहरीर पर 4 कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया, जबकि कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार रहे मोहन खेड़ा की तहरीर 8 कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल शुक्रवार को उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कांग्रेस संगठन की मीटिंग में उस समय लात घूसे चल गए जब रुद्रपुर का अध्यक्ष बनाने के लिए रायशुमारी चल रही थी। इसी बीच किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ की समर्थक इस बात से नाराज हो गए। मंच पर विधायक की फोटो नहीं लगी। दूसरी तरफ कुछ दूसरे कांग्रेसी नेता इस बात से नाराज दिखे कि उनको मंच पर बैठने की जगह नहीं दी गई। एआईसीसी ऑब्जर्वर के सामने हुए तमाशे में पार्टी के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ब्राह्मणों की बात की तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें कांग्रेस में नारायण दत्त तिवारी और विजय बहुगुणा की याद दिलाई। हरीश रावत के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस में दोनों ब्राह्मण मुख्यमंत्री स्वीकार किए, लेकिन सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस में बगावत की नौबत नहीं आती। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ब्राह्मणों की बात क्या छेड़ी, बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कह दिया कि कांग्रेस के 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों को किसने पलीता लगाया ये सब जानते हैं। अब जवाब हरीश रावत की तरफ से भी आया। हरीश रावत के मुताबिक नारायण दत्त तिवारी की सरकार चलने दी, जबकि समर्थन उनके साथ था, तो 20 साल के अनुभव के बावजूद जब विजय बहुगुणा को सीएम बनाया गया तब भी साथ दिया। हरीश रावत के मुताबिक विजय बहुगुणा ने अपने पिता के विचारों की अंत्येष्टि की और बीजेपी की गोद में चले गए। इसीलिए महेंद्र भट्ट ये सवाल विजय बहुगुणा से पूछें। हरीश रावत ने 5 साल नारायण दत्त जी की सरकार को अबाध तरीके से चलाने का काम किया, जबकि बहुमत का समर्थन मेरे साथ था। ये है हरीश रावत। और हरीश रावत ये है कि सारा प्रचार का नेतृत्व करने के बाद जो है, जब मेरे अनुभव के ऊपर 20 साल 22 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव के ऊपर 1.5 साल के अनुभव वाले व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, तो तब भी मैंने कहा स्वीकार्य है, कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं किया। ब्राह्मण की बात पिता और परिवार के सम्मान पर आई तो जवाब महेंद्र भट्ट के बजाय सौरभ बहुगुणा की तरफ से आया। सौरभ बहुगुणा ने जहां नारायण दत्त तिवारी को अपने दम पर सरकार चलाने वाला नेता बताया, तो अपने पिता के कांग्रेस छोड़ने की वजह हरीश रावत को बता दिया। नारायण दत्त तिवारी जी उनसे 100 गुना बड़े नेता थे और आप सबको मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उन्होंने नारायण दत्त तिवारी की सरकार में कैसे उनके पुतले जलाए, दिन भर उनको परेशान करते थे, उनको खींचातान करके रखी हुई थी। तो नारायण दत्त तिवारी जी का स्टेचर इतना बड़ा था, उनका ऑरा इतना बड़ा था कि हरीश रावत जी उस ऑरा को क्रॉस नहीं कर पाए, उस स्टेचर को क्रॉस नहीं कर पाए। जहाँ तक पिताजी की उन्होंने बात कही, पिताजी के साथ क्या हुआ ये आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सीनियर लोग हैं, आप सबको पता है, प्रदेश की जनता को पता है कि किस तरीके से जिस दिन से उन्होंने कमान संभाली और सरकार गिराने के लिए लगातार ये कोशिश करते रहे, परेशान करवाते रहे, विधायकों के माध्यम से परेशान करवाते रहे। एक 4 लाइनों में उनकी राजनीति समाप्त करना चाहूँगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है और कमाल यह है कि तुमको फिर भी यकीन नहीं है। बात कांग्रेस नेता हरीश रावत के उस बयान से शुरू हुई जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के कांग्रेस के साथ आने की बात कही और बीजेपी से ब्राह्मणों को नाराज बताया। उसी बात को बीजेपी ने कांग्रेस में ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के हाल से जोड़ा और उसी बयान के बाद वार पलटवार जारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
हरीश रावत के ब्राह्मण वाले बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में भी काफी सियासत जारी है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि कांग्रेस में सबका सम्मान है, जबकि बीजेपी ब्राह्मणों को अपना गुलाम समझती है और जानती है कि ये धर्म के नाम पर साथ रहेंगे। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है। टेकिन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको, वो सोचते हैं कि ये तो गुलाम है, ये तो देंगे ही देंगे वोट, इनको तो देना ही देना है, ये तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर ये देंगे ही देंगे, तो इसलिए उनकी परवाह भी नहीं करते। आप देखो ना, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, पूरा उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है। कहाँ है मोदी जी, कहाँ है देश के वो बड़े नेता जिनको केदारनाथ, बद्रीनाथ सब याद आता है चुनाव। तो क्या जितने 2002 में ब्राह्मणों को टिकट मिले थे उतने 2007 में दिए थे क्या? 2012 में दिए थे क्या? 2017 में दिए थे? 2022 में दिए थे? नगर पालिकाओं में क्या स्थिति ब्राह्मणों की रही? ये कहने के लिए ठीक है, हरीश रावत जी तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए राजनीतिक रूप से उन्होंने ये बात कह दी, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा से पूछें कि उन्होंने कितने ब्राह्मणों का कल्याण किया या कितने ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया। देश की मोदी सरकार ने जीएसटी में देश के लोगों को एक बड़ी राहत दी है और 2 स्लैब पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं। वहीं बहुत सारी चीजों पर जीएसटी की दर को कम भी किया है। अब बीजेपी जीएसटी रिफॉर्म की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि देश के हर जिले में इसके लिए चौपाल लगाई जाएगी। हर राज्य की राजधानी में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राज्यों में जाएंगे। बलूनी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जनता और व्यापारी वर्ग को जागरूक करेंगे। हम लोग, हमारी हर प्रदेश इकाई, हमारी जिले की इकाई, सबको कहा गया है कि जो आम जन है उसको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही हर जिले में एक चौपाल लगाने का हम लोगों का कार्यक्रम है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी कैसा सरलीकरण हुआ उसके बारे में अवगत कराने के कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की है। साथ ही हर जो मीडिया सेंटर हैं बड़े, हर प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानियों में कुछ और जो स्थान भी हैं, वहाँ पर हमारे केंद्रीय व्यवस्था से हमारे जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री लोग हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाएंगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। पहली बार एक महिला को सचिव की जिम्मेदारी मिली है। दीपक मेहरा अध्यक्ष बने, जबकि अजय पांडे उपाध्यक्ष और सचिव पद की जिम्मेदारी किरण वर्मा को मिली है। वहीं पर मानस मेघवाल कोषाध्यक्ष बने हैं, जबकि नूर आलम को संयुक्त सचिव चुना गया है। नई कार्यकारिणी का कहना है कि राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। हमारी जो क्रिकेट है वो दूर दूर गाँव में दूर दूर तक फैले और बच्चा वहाँ से निकल के प्लेटफॉर्म पे आए और इंडिया और आईपीएल खेले। जैसे मैं एक महिला सेक्रेटरी हूँ तो हर किसी को थोड़ा सा मतलब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, जो थोड़ा बाहर मतलब अपने को नहीं वो कर पा रहे हैं प्रेजेंट, वो भी करेंगे, तो थोड़ा सा उनको मेरे आने से थोड़ा सपोर्ट ज्यादा मिल जाएगा। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट दोपहर 12:50 पर बंद किए जाएंगे। चंद्र ग्रहण के चलते कल दोपहर में बद्री विशाल के कपाट को बंद किया जाएगा। इसके बाद सोमवार सुबह फिर से श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खुलने से पहले पूरे परिसर का शुद्धिकरण भी किया जाएगा। कल श्री भगवान बद्री विशाल के पावन कपाट 12:56 से पहले निमिलित किए जाएंगे। भगवान को भोग लगने के बाद और सारी प्रक्रियाएं विधिवत संपन्न कर दी जाएंगी। शास्त्रीय जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए और कपाट बंद हो जाएंगे। तदनंतर 8 तारीख को प्रातः यथा समय भगवान के कपाट खुलेंगे। तदनंतर पूरा परिसर शुद्धिकरण होगा। बरसात के मौसम में हरिद्वार में अजगर और दूसरे प्रजाति के सांपों के निकलने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। यहां पर भूपत वाला क्षेत्र में पुलिस की वैन में एक विशालकाय अजगर घुस गया। कई दिनों से खड़ी वैन में जैसे ही अजगर को देखा गया तो सब सन्न रह गए।
सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की QRT टीम को भी अजगर को निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 12 फीट लंबे अजगर का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में स्थित काली कमली धर्मशाला में भी एक अजगर आ घुसा। अजगर को देखकर धर्मशाला में ठहरे यात्री सहम गए। धर्मशाला में घुसे अजगर का भी वन विभाग की QRT टीम ने रेस्क्यू किया है। जीएसटी में सुधार को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे आम जनता के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार को लेकर पीएम मोदी काफी गंभीर हैं। जीएसटी सुधार से आम लोगों को राहत मिलेगी और जीएसटी सुधार से ट्रम्प टैरिफ का असर कम होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। Well, the Prime Minister did announce it from the Red Fort on Independence Day. But even about 8 months ago, he called me once and had a long talk about how GST can be, revamped, looked at, and only from one point of view. He said, look, both from the point of view of the process and also for the common man, the tax rates, is there a way in which we can make it simpler? So I had agreed that I will go into it and come back to him. Then around the budget, when we were talking about many tax related issues, he reminded me about the work which has got to be done, and I assured him again that time that yes, the work is progressing and I will come back to him. And also, like the way we did in the budget, respecting the middle class, respecting the taxpayer, respecting people who are really the ones out of their salaries giving the tax. We need to do something for the day-to-day indirect tax which falls on every Indian citizen in some way or the other. So this tax is something which touches the lives of every citizen, and therefore we need to be a lot more sensitive. और वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए जीएसटी सुधार अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों के दर्द को कम कर देंगे। Now that tariffs with the US are at 50%, what is the likely impact on the GDP going forward? But with the reform like this, many of that should be offset. It's a dynamic situation where you're moving from one to another with newer players coming in, newer factors coming into play. We will come out with something to handhold those who are hit by the 50% tariff from the US. This has been said earlier. I've met up with the delegations when I went to Chennai in recent past few days.